नमस्कार, मैं अनुभा जैन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सभी व्यवसायों से संबंधित एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विषय के व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण शिक्षा उक्त प्रसंग पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करने जा रही हूँ। तो अगर हमारा जो ये पर्यावरण आपको दिख रहा है, हमारे चारों ओर देखें तो ईश्वर की बनाई इस अद्भुत पर्यावरण की सुंदरता देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ईश्वर ने जो इसको बनाया है बहुत सुंदर बनाया है। चारों तरफ हरियाली है और सब कुछ है जो कि मनुष्य के लिए आवश्यक है। लेकिन मनुष्य की जिज्ञासा, मनुष्य की जो आकांक्षाएं वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं कि वो इनके साथ इनका दोहन करने लगा है और अपने सुख के लिए वह प्रकृति का शोषण कर रहा है, जबकि उसे ये नहीं पता है कि वह जो प्रकृति उसको देती है वह और कोई नहीं दे सकता है। तो जी हाँ, आज के जो हम अपना इस अध्ययन में पढ़ेंगे कि पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि हमें अपने पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे मेंटेन रखना है। ठीक है ना, कि हमें अपने पर्यावरण के लिए क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा पर्यावरण जो है वो अच्छा रहे। तो पर्यावरण जो है वो अंग्रेजी शब्द में इसको इन्वायरमेंट कहते हैं, और पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। ठीक है ना। तो ये परि मतलब जो हमारे चारों ओर का वातावरण है, आवरण जो हमें कवर किए हुए है, ये हमारा पर्यावरण है। तो पर्यावरण क्या है कि सामान्य अर्थ में हम देखते हैं कि हम जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्व, तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं के समुच्चय से निर्मित इकाई है। सारे चीज़ों का यहाँ पे संतुलन से जो इकाई किया गई है वो हमारा है पर्यावरण। जिस पर्यावरण में हम रहते हैं, हम सांस लेते हैं, हमारा बचपन जब हम शुरू करते हैं या हम जब पैदा होते हैं तब से ही हमारा पर्यावरण के साथ एक अनोखा रिश्ता बन जाता है। पर्यावरण ही वह कड़ी है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह एक स्वस्थ जीवन प्रदान करने में एक अहम भूमिका निभाता है। तो पर्यावरण का अध्ययन क्षेत्र जो है कि हम पर्यावरण को 4 प्रमुख भागों में बांट गए हैं: वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल। ठीक है ना। तो जैवमंडल जो है वो इन सारे चीज़ों को कवर करता है, इन तीनों में तत्व होता है, और जैव मंडल में ही हमारा जीवन निर्भर करता है, हम इसी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले हम जानेंगे आपका वायुमंडल को। ठीक, तो वायुमंडल जो हमारे चारों तरफ जो पृथ्वी है आपको यहाँ दिख रही होगी, अगर हम इसको माने तो ये हमारी पृथ्वी हो जाएगी। तो ये पृथ्वी जो है ना, इसके ऊपर जो चारों ये दिख रहा है ये हमारा वातावरण है। यहाँ पे बहुत सारी गैसें हैं और इनसे ही हमारा वायुमंडल जो होता है वो पूरा चारों तरफ से घिरा रहता है और इनसे ही हमारा जीवन जो है वो चलता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारे वायुमंडल है इसमें भी कई सारे मंडल होते हैं। 5 मंडल होते हैं, जैसे कि यहाँ जो होते हैं करीब 18 किलोमीटर तक होता है, क्षोभ मंडल होता है। ठीक ना। तो क्षोभ मंडल में ही जो भी सारी आपकी बादलों का बनना, गरजना, बिजली का चमकना है, जो भी बारिश हो रही है वो सब क्षोभ मंडल में होता है। ये सारी वातावरण प्रक्रियाएं, और यहाँ का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। तो ये होता है आपका 18 किलोमीटर, मीन जो पृथ्वी का धरातल है उससे 18 किलोमीटर, पृथ्वी के धरातल से ही हम इसकी लंबाई को मार्जन करते हैं। यह हमारा होता है पृथ्वी के धरातल से 50 किलोमीटर। जब पृथ्वी स्टार्ट होती है ये हमारा 50 किलोमीटर होता है आपका समताप मंडल। समताप मंडल के जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो 10 किलोमीटर करीब रहता है, यहाँ पे क्या होता है जो भी एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं वो सब यहीं पे उड़ते हैं। समताप मंडल जो यहाँ ये सतह खत्म होगी और इसके 10 किलोमीटर तक, और इसके ऊपर जो है वो ओजोन परत हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ओजोन परत जो कि हमें किससे बचा रही है? परावैंगनी किरणों से, जो कि सूरज के द्वारा यहाँ से परावैंगनी किरणें जो आ रही हैं ये ओजोन परत ही है जो इसको बचा रही है, जिससे कि हमारा जो जीवन है वो संतुलित रहे, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो या बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत महसूस ना हो। तो जो ओजोन क्षरण, इसीलिए हमें इसको बचाना है, अपनी ओजोन परत को, जो कि कई कारणों से हो रहा है आपका यहाँ पे घटित हो रही है। जो भी क्लोरोफ्लोरोफार्मन जो कार्बन गैस होती है सबसे ज़्यादा, उससे इसको खतरा है।
इसके बाद हमारा मध्य मंडल होता है जो 80 तक होता है, और मध्य मंडल में बिल्कुल यहाँ मध्य मंडल के बाद हमारा यहाँ पे आयन मंडल आता है जो कि 80 से 640 640 तक रहता है। इसके बाद ये 640 के बाद जो है वो हमारा बाह्य मंडल स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे कि और अन्य घटनाएं या जो 10,000 किलोमीटर तक इस तरह से चलता है, एक आंकड़ा है जो कि बताया गया है। तो हमने ये जाना कि इस तरह की घटनाएं या इस तरह से हमारा जो है वायुमंडल बना हुआ है। अब हम जानेंगे अपने जलमंडल को। जलमंडल या जल जो कि चारों तरफ से जो भी हमारे सागर महासागर हैं, झील हैं, और इन सब से बना हुआ है, ये हमारा जलमंडल है। सभी को पता है कि हमारी जो पृथ्वी का जलमंडल कितना है, पूरा हमारा 71% हमारा जल है, और यहाँ पे स्थल जो दिख रहा है ये 29 है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पूरा एक रेशियो बनता है जल और, तो जलमंडल में एक रेशियो और आया है निकल के कि जो 97% है। आप इसको समझिए कि जल का महत्व हमारे लिए कितना है। 97% जो है वो हमारा जो जल है वो महासागर वगैरह में है, सागर और महासागर, वहाँ का जल हमारे लिए योग्य नहीं है। और जो 2% जल होता है वो हिमीय रूप में होता है या बर्फ़ के रूप में होता है, और सिर्फ 1% जल, सॉरी 2%, और यहाँ पे हमारा 1% जो हमारा जल बच रहा है, 1% सिर्फ, वो हमारा पीने योग्य जल है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जल हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी मनुष्य बिना जल के नहीं रह सकता है, कोई भी प्राणी, चाहे कोई पौधा हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे प्राणी जगत हो। तो इस तरह से हमें समझ आ रहा है कि जल हमारे लिए कितना आवश्यक है, और इसको हमें किस तरह से संचय करना है, किस तरह से हमें अपव्यय नहीं करना है जल को, जो कि जल के लिए आजकल सभी लोग रहते हैं, आप और हम सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। पानी अगर आ रहा है तो उसको फैलाए जा रहे हैं। तो ये सभी से मेरी अपील है कि अपने आसपास इस चीज़ को फैलाओ कि जल का संचय करें, चाहे वो किसी भी तरह से इसको व्यर्थ ना गंवाएं। जल की एक एक बूंद बहुत ज़्यादा हमारे लिए कीमती है, जिसका भी कोई मूल्य नहीं है। अब हम जानेंगे स्थल मंडल को। तो स्थल मंडल जहाँ पे भी हम निवास करते हैं, तो स्थल मंडल में भी कहा जाता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो 3 परतों से बनी हुई है। सबसे पहले जो यहाँ पे स्टार्ट होती है हमारी, मान लीजिए इसको हम 3 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे जो होगी वो क्रस्ट हो जाएगी, ये मेंटल हो जाएगा, और यहाँ पे कोर हो जाएगा। तो इस तरह के 3, तो जहाँ हम रह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा कठोर चीज़ों से, कठोर पदार्थों से, सीसा, मैग्नीशियम, इन सब से बनी हुई है, तभी हम यहाँ पे निवास कर पा रहे हैं। तो और इन सब से मिलकर आप देख रहे होंगे ये जैव मंडल, जिसका कि सारा आ रहा है, वायुमंडल भी, स्थल मंडल भी, और आपका जल मंडल भी, इन सब से मिलके जो बना है वो हमारा जैव मंडल है, जिसमें कि हम और आप जीवन अपना यापन कर रहे हैं। तो हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा करना है और अपने जैव मंडल को बहुत अच्छे से बनाना है, ताकि कि हम अच्छा जीवन जी पाएँ और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी अच्छे जीवन के लिए अग्रसर कर पाएँ। तो पर्यावरण के जो संघटक हैं, अंग हैं, तो ये हैं आपके अजैविक घटक जो होते हैं, उसमें हवा, पानी और ज़मीन, ये सब आ जाते हैं। और हमारे जो जैविक घटक हैं वो हमारे आसपास के सभी जीव जंतु, जैसे पौधे हुए, पशु, सूक्ष्म जीव, ये सब सारे हमारे जैविक घटक के अंतर्गत आ जाते हैं। सीधा सा जिसमें हम जीवन की संभावना देखते हैं वो जैविक घटक है, और अजैविक घटक वह कहलाएंगे जो जीवन की संभावना तो नहीं रहती, बट जीवन जीने के लिए वह आवश्यक होते हैं। पर्यावरण की विशेषताओं के अंतर्गत जानेंगे कि हम ये अन्योन्यासिता पर होता है, इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर आश्रित, ठीक है ना। अनन्योन्यासिता मतलब एक दूसरे पर आश्रित होता है। जैसे कि आप मनुष्य को देख लेते हैं, सबसे पहले मनुष्य का एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप सोचें, अब मैं सोच रही हूँ कि अरे मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में स्वतंत्र हूँ, मैं अकेले ही जीवन जी सकती हूँ और मैं किसी की हेल्प नहीं ले रही हूँ अपना जीवन जीने में, तो ये हमारी गलत फहमी है। क्योंकि कोई भी प्राणी जगत इस पूरे पृथ्वी पर
खुद में स्वतंत्र नहीं है, वह एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर हम जी रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, हम सांस ले रहे हैं, बहुत छोटी सी चीज़, मतलब जीवन के लिए सबसे ज़रूरी है ऑक्सीजन, जो कि हम आजकल पेड़ों का कद्र नहीं कर रहे हैं। ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? पेड़ों से मिल रही है। तो हम बिना ऑक्सीजन के जी भी नहीं पाएंगे, तो हम डिपेंड हुए ना ऑक्सीजन पे, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम पेड़ों को देखें कि पेड़ सोच रहे हैं कि उनको भी किसी की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा नहीं है। पेड़ के लिए भी प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की, जल की आवश्यकता है, उसी से तो वह अपना भोजन बनाएंगे। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड वो लेंगे वातावरण से, तब ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। तो मीन्स एक दूसरे की डिपेंडेंसी बनती जा रही है। और सीमित क्षमता, सभी की क्षमता सीमित है। ऐसा नहीं कि पेड़ अगर ऑक्सीजन बना रहे हैं तो एक लिमिट से बाहर बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम उसकी कद्र नहीं कर रहे हैं, अगर हम पेड़ों का दोहन करते जाएंगे, पेड़ों को काटते जाएंगे, तो आपके लिए ऑक्सीजन नहीं मिलती जाएगी। एक लिमिट है उसकी, उसी लिमिट तक वो कर सकते हैं। पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और हमारा जो वन है या हमारे जो पेड़ रूपी जो हमारी संचित सामग्री है, इसका दोहन होता जा रहा है। बट लिमिट है उसकी। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये जो हमारा प्राणी जीवन है, ये भी किसी ना किसी तरह से एक दिन नष्ट हो जाएगा। और इन दोनों के बीच एक जटिल संबंध है। ये जो दोनों चीज़ें हैं, इनमें एक जटिल संबंध है। प्रोसेस चलती रहती है, ऑक्सीजन बनती है, उसको हम टेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, फिर पेड़ उससे अपना खाना बनाते हैं, फिर रिलीज। मीन्स ये पूरा जटिल संबंध है और ये प्रक्रिया चलती रहती है, और यही पर्यावरण है। अब हम जानेंगे कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। देखिए, पर्यावरण तो हमारे चारों ओर का वातावरण हो गया, इसको हम कहेंगे पर्यावरण, ठीक है ना। ये हमारे चारों, कोई भी व्यक्ति खड़ा है उसके चारों ओर ये वातावरण हुआ, ये हो गया पर्यावरण। लेकिन जब पर्यावरण के पारिस्थितिकी तंत्र में हम इनके जो आपसी संबंध है, इन दोनों का क्या इनका रिलेशन बन रहा है, उसका हम अध्ययन जो करेंगे वो पारिस्थितिकी तंत्र में ही करेंगे। हर किसी का पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अगर बहुत ज़्यादा विस्तृत है पर्यावरण तो वहाँ पे ज़्यादा पारिस्थितिकी तंत्र ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, छोटा है तो कम होगा। जैसे आप तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र ले लीजिए, तो तालाब में छोटे छोटे से प्लांट्स होंगे और वो अपना भोजन यहाँ पे सूर्य से बना रहे हैं भोजन, ठीक है ना। और फिर यहाँ जब ये भोजन बना लेंगे तो फिर इन्हीं से क्या होगा ना, जो छोटे कीड़े होंगे वो खाना खाएंगे, फिर मछली रहेंगी, मछली को बड़ी मछली खा लेगी, फिर जब उनका जीवन समाप्त हो जाएगा तो वो मछलियाँ मर जाएंगी। तो फिर वापस जब वो आएंगी तो फिर उनसे छोटे छोटे बैक्टीरिया से वापस उनका वो हो जाएगा, कार्बनिक में चेंज होंगे, और फिर जो सूरज का फिर वापसी आएगा और मतलब पौधे उससे अपना भोजन प्राप्त करते रहेंगे। मीन्स ये चक्र चलता रह रहा है ना। तो अंतर संबंध जो समुच्चय है, उसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र कह सकते हैं, जैविक और अजैविक तत्वों का। अब पारिस्थितिकी का अर्थ जो है वो, पारिस्थितिकी को जीव विज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ जीवों के एक दूसरे के साथ संबंध और उनके भौतिक परिवेशों की चर्चा करता है। इसे जीवों के मध्य अंतःक्रिया और उनके परिवेश के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में भी हम परिभाषित कर सकते हैं। जीव विज्ञान की शाखा के रूप में इसीलिए क्योंकि इसमें परस्पर जीवों का सबका जो अंतर संबंध है उसका सारा अध्ययन किया जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो अवयव या घटक हैं, इसको पहले हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें है संरचनात्मक घटक। तो जो है उसमें संरचनात्मक घटक में क्या क्या है, आपका जैविक घटक और अजैविक घटक। तो जो जैविक घटक है इसको जानेंगे। इसके अंतर्गत है आपका कि जैव उत्पादक। सबसे पहले क्या आया है, उत्पादक आया। उत्पादक से समझ में आ रहा है जो प्रोड्यूस कर रहा है किसी चीज को, उत्पादक। इसको हम यहाँ पे बहुत अच्छे से समझेंगे। ये आपका हो गया है उत्पादक, ठीक है ना। यहाँ पे उत्पादन हो रहा है किसी भी चीज़ का, चाहे, और उत्पादक की श्रेणी में हम मुख्यतः हरे पेड़ों को रख लेते हैं। जो भी हरे पेड़ होते हैं वही उत्पादक होते हैं, क्योंकि उनको हमारी ज़रूरत नहीं होती है। वो उत्पादन कर रहे हैं, भली वो सूरज की रोशनी से और अपना जल से उसका भोजन बनाते हैं और फिर उत्पादन कर रहे हैं या अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। तो उत्पादन के बाद जो उपभोक्ता आएगा, और उपभोक्ता जो हमारा रहेगा वो अगर छोटा है
तो 3 या 4 तरह से हम इसको बता सकते हैं। प्रथम श्रेणी का होगा एक, जैसे प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता जो रहेगा वो क्या होगा कि आपका हरे पौधे जो हैं आपका, जैसे कि छोटा सा कछू, आप खरगोश ले लीजिए, गाय ले लीजिए, बकरी ले लीजिए, ये आपका प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा, क्योंकि वो सीधा जो उत्पादक है ना उससे ही अपना भोजन प्राप्त करेगा, और वो किसी और के पास नहीं जाएगा, सीधा घास खा लेगा और उससे अपना जीवन यापन कर लेगा। लेकिन जो सेकंड आपका जो होता है ना, सेकंड श्रेणी का, वो क्या करेगा कि जो प्रथम श्रेणी के उत्पादक हैं इनको भी खा जाएगा, और साथ साथ पे घास पर मतलब या पेड़ पौधों पे भी डिपेंड रह सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि ये चीज़ है, यहाँ पे मनुष्य भी इसी श्रेणी में आएगा, और साथ साथ जो और भी छोटे छोटे से जानवर हैं आपके, भेड़िया वगैरह हैं या छोटे और भी हैं, वो इस श्रेणी में आपके आ जाएंगे। मनुष्य के साथ साथ यहाँ पे हम उनको रख सकते हैं, जैसे बिल्ली है, बिल्ली चूहे को खाती है, या आपका बिल्ली के साथ हैं, तो ये सेकंड श्रेणी में आ जाएंगे। थर्ड जो श्रेणी रहेगी वो क्या आ जाएगी, जैसे कि कुत्ता आ गया, भेड़िया आ गया, या आपका मेंढक हुआ, तो मेंढक को क्या, मेंढक हो गया जो कि छोटे छोटे कीड़ों को खा लेता है, तो ये आपके थर्ड श्रेणी में आ जाएगा। मीन्स ये पूर्ण रूप से मांसाहारी हो जाएंगे, ठीक है ना। सेकंड और थर्ड वाले, सेकंड वाले मनुष्य भी आते हैं, देखा है कि कुछ मनुष्य शाकाहारी रहते हैं बट कुछ मनुष्य मांसाहारी भी रहते हैं और वो खा लेते हैं। और जो फोर्थ श्रेणी, जो आपका चौथी श्रेणी का उपभोक्ता रहेगा, तो वो क्या करेगा कि जैसे कि मेंढक है, तो मेंढक को किसने खाया, सांप ने खाया, और सांप को चील या गिद्ध खा गया, तो ठीक ये आपकी एक साइकिल चली है। या आपका जो हिरन वगैरह हैं, ये आपके प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है, इनको शेर वगैरह खा लेता है। तो लेकिन ये जो चौथे श्रेणी का आपका जो उपभोक्ता बन रहा है, इसको कोई भी नहीं खा पाएगा। ये सारे जो है ना खुद में डिपेंड रहेंगे, इनको कोई भी खा नहीं सकता है, ये अपने आप में निर्भर रहेंगे, मन सीधा इनका अंत होगा। जैसे शेर है, चीता है, इनको कोई खाता नहीं, जबकि ये दूसरे और जानवरों का शिकार करके अपना भोजन लेते हैं। फिर आपका होगा अपघटक, जो जैविक घटक में एक आ रहा है आपका अपघटक। अपघटक क्या होगा कि जो भी आपके ये प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं हमारे और उत्पादक हैं, जब ये अपना जीवन पूरा जी लेते हैं और जब ये इनका जीवन ख़त्म हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो ये वातावरण में रहते हैं, इनकी बॉडी जो होती है, तो इनसे छोटे छोटे से जो बैक्टीरिया हैं वो इनको अपना भोजन बनाते हैं और इनको वापस वातावरण में मिला देते हैं या इनको अपघटन कर देते हैं। अब हम जानेंगे अजैविक घटक, और इसके अंदर गए अकार्बनिक, कार्बनिक और जलवायु घटक। तो अकार्बनिक घटक जो होते हैं ये हमारे थोड़े से जो जिनका कि बहुत ज़्यादा ठोस होते हैं, धातुएं होती हैं, तो जैसे कि आपका शीशा वगैरह हो गए, ये सारी आपकी धातु हो गई, ये आपके अकार्बनिक घटक की जगह आ जाएंगे। इसी तरह से आप फास्फोरस हो गया, और कार्बनिक घटक जो कि पौधों से प्राप्त होता है, जब वो या तो वो हो जाते हैं या उनके जो फल होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हैं, बसा हो जाएगा, तो ये आपका कार्बनिक घटक के अंतर्गत आ जाएगा। और जो जलवायु घटक है, जो हमें जलवायु से प्राप्त हो रहे हैं, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, ताप हो, ये सारे हमारे जलवायु घटक के अंतर्गत आ जाएगा। कार्यात्मक घटक जो है इसमें है आपका स्वपोषी और विषमपोषी। तो स्वपोषी वह है जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, जैसे कि हरे पौधे हुए। विषमपोषी जो हुए जो कि दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों से प्राप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आपके सारे उपभोक्ता जो हैं वो इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, चाहे प्रथम श्रेणी हो, द्वितीय श्रेणी है, सब ये दूसरों पे डिपेंड, मीन्स सीधा सा है स्वपोषी पे डिपेंड रहेंगे, और जो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है वो द्वितीय श्रेणी पे, इस तरह से वो किसी पे डिपेंड रहते हैं। अब जो पारिस्थितिकी तंत्र की जो क्रियाशीलता है, अब हम इसको जानेंगे कि इसमें क्या है कि उत्पादक है सबसे पहले, ठीक है ना। उत्पादक क्या हुआ, अधिकतर हरे पौधे हैं उत्पादक के अंतर्गत। फिर हमने उपभोक्ता को जाना, और यहाँ पे हमने ये चारों प्राणियों को जाना है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। जो प्राथमिक रहेगा वो पूर्णतः शाकाहारी रहेगा, ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि पूर्ण रूप से वो शाकाहारी है प्राथमिक, क्योंकि वो आपका क्या कहलाएगा, इस तरह से उपभोक्ता पे डिपेंड है। जो छोटे छोटे आपका खरगोश है, हिरन है, गाय है, बकरी है, तो ये आपके क्या है, प्राथमिक के पूर्णतः शाकाहारी। जबकि द्वितीय, तृतीय और अंतिम जो होता है
वो क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। जैसे कि आपका बकरी है, बकरी को भी इंसान खाता है, ठीक है ना, और आपका जैसे कि चूहा है, चूहे को बिल्ली खा जाती है, बिल्ली को कुत्ता खा जाता है, या बाज है, बाज जो रहता है छोटे छोटे कीड़ों को खाता है, और हमारा क्या होता है, जो चीता है, शेर है, वो हिरन या जो भी और जंगली जानवर है उनको खा जाते हैं। तो इस तरह से चलती, और उपभोक्ता जब ये इनका जीवन खत्म हो जाता है तो ये अपघटक जो है, अपमार्जन या सूक्ष्म जीव जो होता है, बैक्टीरिया, कवक, इनका अपघटन करके, इनका छोटे छोटे जिनके उनको ख़त्म करके और वातावरण में वापस मिला देते हैं, जिससे कि जो वातावरण का चक्र है वो चलता रहता है, वापस फिर वो उत्पादक के पास चला जाता है, जिससे कि पेड़ पौधे अपना क्योंकि जो ज़मीन के ऊपर या मृदा के ऊपर जो एक लेयर जमती है वो बहुत उपजाऊ होती है, और वो इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से प्राप्त होती है। और जितनी ज़्यादा ज़मीन उपजाऊ होगी उतना ज़्यादा ही हमें उससे प्राप्त होगा, कि मतलब फसल जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। तो इस तरह से हम इसको सीधा सा, जो हमारा अगर चक्र हमें अच्छे से चलाना है, तो जो हमारा पिरामिड है वो बहुत अच्छा बनना चाहिए। मीन्स उपभोक्ता सबसे ज़्यादा होने चाहिए, जो आपका उत्पादक है वो सबसे ज़्यादा, हरे पौधे ज़्यादा होना चाहिए, फिर उससे कम क्या होंगे, उपभोक्ता हो जाएंगे, और फिर उससे कम जो हो जाएंगे आपके अपघटक। मीन्स इस तरह से चक्र चलता रहेगा। तो जो ये क्रिया है हमारी पारिस्थितिक तंत्र की, ये बहुत अच्छी रहेगी। अब पारिस्थितिक तंत्र की जो विशेषताएं हैं, तो पारिस्थितिक तंत्र जो है वो संबंधित स्थान क्षेत्र के समस्त जैविक एवं भौतिक तत्वों का योग होता है। सभी पारिस्थितिकी तंत्र का एक निश्चित क्षेत्र होता है। तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र अलग होगा, जंगल का अलग होगा, मरुस्थल का अलग होगा, तो सबका एक क्षेत्र अलग होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक, भौतिक एवं ऊर्जा संगठनों के बीच अंतर क्रिया होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को या किसी भी जो प्रणाली उसको सही तरीके से करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये सब इनसे संबंधित होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, जिसमें ऊर्जा व पदार्थों का आगमन जो है और बहिर्गमन, ऊर्जा आएगी और जाएगी, मीन्स चलता रहेगा। मैंने बताया था ना, पिरामिड जैसा उसका चलता रहता है। उसको जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता उनको, हमारे जो उत्पादक हैं, उपभोक्ता ने उनका दोहन किया, फिर उत्पादन का जब खत्म हो जाता है तो उनका अपघटन होता है, फिर वापस वो पर्यावरण में आ जाते हैं। अब पर्यावरण अवनयन, जो पर्यावरण अवनयन है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी से समृद्ध होकर मनुष्य जो भौतिक पर्यावरण को बड़े पैमाने पर हम जो परिवर्तन कर रहे हैं, या उसमें समर्थ हो गया, क्योंकि आज का मनुष्य बहुत कैपेबल हो गया, योग्य हो गया है अपने आप में बहुत ज़्यादा। तो जो उसको वो परिवर्तन कर रहा है, चाहे जीवों का घात करके या कुछ भी करके, क्योंकि अगर आप पूरे जीवों को भी घात कर देंगे, जैसे कहा गया कि बाघ कम हो रहे हैं, चीते कम हो रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि वो आवश्यक है, क्योंकि जंगली जीव जिनका शिकार वो करते हैं, अगर वो नहीं होगा तब भी पर्यावरण हमारा व्यवस्थित नहीं रह पाएगा। और जो हमारी जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इस हिसाब से प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है, क्योंकि अगर प्राकृतिक संसाधन का दोहन ज़्यादा होगा, जनसंख्या के लिए मकान ज़्यादा बन रहे हैं, जंगलों का सफाया कर रहे हैं, तो ये पर्यावरण का अवनयन ठीक नहीं है। परिणाम क्या होगा कि परिवर्तित पर्यावरणीय दशाओं का जीव मंडल के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगेगा, पड़ रहा है, और प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ रहा है। आज वह वातावरण हमें नहीं मिल रहा है जो बहुत पहले था, और भौतिक पर्यावरण से मानव जनित पर्यावरण जो अब ज़्यादा हो गया, जो हमारा मानव, इसका इन्वायरमेंट मानव खुद से अपना पर्यावरण बना रहा है, जो हमारा नेचुरल था हम उसको दिन पे दिन उसको पतन करते जा रहे हैं। अब हम जानेंगे कि प्रदूषक जो हमारे पर्यावरण को खराब कर रहे हैं वो हमारे प्रदूषक कौन कौन से हैं। तो पदार्थों का कोई भी रूप, जैविक या अजैविक या ऊष्माध्वनीय जो होते हैं, ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र के प्राकृतिक संतुलन की स्थिति में नकारात्मकता उत्पन्न कर रहे हैं। मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो नकारात्मक, हमारा अगर कोई चेन चल रही है, हम आराम से बैठे हो, और अगर हमको कोई डिस्टर्ब करेगा तो मीन्स हमारे लिए डिस्टर्बेंस हुई ना, वो हम अपना जो काम कर रहे हैं उसमें थोड़ी देर के लिए रुकावट आ गई, मीन्स हमें नकारात्मकता आ जाएगी, हम अपने काम से भटक जाएंगे। तो वही हम और आप पर्यावरण के साथ कर रहे हैं, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिससे कि जो है ना नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं। बहुत सी घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो पहले कभी हमने सुनी भी नहीं थी।
जो नेचुरल डिज़ास्टर के रूप में हम जान रहे हैं। तो ये किस लिए हो रहा है? सिर्फ पर्यावरण के साथ हमारी जो छेड़छाड़ हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा हो गई है। एक लिमिट होती है हर चीज़ की, उस लिमिट से हम लोग बाहर अपनी सीमा क्रॉस कर रहे हैं इस कारण से। तो हमारे जो प्रदूषक होते हैं वो 4 तरह के हैं, अवस्था के आधार पर, स्वरूप के आधार पर, निस्तारण प्रकृति के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक प्रदूषक है और मानव जनित प्रदूषक। तो जो हमारे प्राकृतिक प्रदूषक हैं जो प्रकृति के द्वारा होते हैं, जैसे कि जो ज्वालामुखी का फटना हुआ, मानव जनित जो भी है, मानव जो फैक्ट्रियों का गंदा जल निकल रहा है या मानव जो भी प्रदूषण फैला रहा है, चाहे सीवर हो, चाहे आप गाड़ियाँ चला रहे हैं तो पेट्रोल से जो निकल रहा है, वो सारा आपका उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषण में आएगा। अवस्था के आधार पर ठोस कणीय प्रदूषक, जैसे कि ठोस जो कण होंगे आपके सीसा जस्ता वगैरह हुआ। और तरल प्रदूषक में आपका क्या होगा कि जो लिक्विड फॉर्म में फैक्ट्रियों का गंदा पानी बह रहा है वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, सीधा सीधा मिल रहा है नदियों में और वो खराब कर रहा है या नदी के जल को दूषित कर रहा है। गैसीय प्रदूषक के अंतर्गत जो गैसों का लेवल अगर बढ़ जाएगा, जैसे कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेवल है 0.033 है, अगर ये हमारा बढ़ जाएगा, अगर ये लेवल बढ़ जाएगा, ये 0.4 उससे ज़्यादा, 0.4 तो हो ही चुका है, उससे ज़्यादा भी हो जाएगा तो ये हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। तो ये गैसीय प्रदूषक है, मीन्स एक लेवल से ज़्यादा अगर गैस कोई भी बढ़ जाएगी वातावरण में तो वह एक हमारे लिए नुकसानदायक है। अब स्वरूप के आधार पर हम जानेंगे तो प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक। तो प्राथमिक प्रदूषक वह हैं जो वातावरण में जैसे रहते हैं उनका वैसे ही वो वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे आपका डीडीटी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये प्राथमिक और वैसे ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जो द्वितीय प्रदूषक क्या होता है, जो उनके साथ क्रिया करके, प्राथमिक प्रदूषक के साथ अपनी अंतःक्रिया करके जो प्रदूषक उत्पन्न कर रहा है प्रदूषण, वो द्वितीय प्रदूषण में कहलाएगा। जैसे कि जो अम्ल वर्षा होती है वो इसी का उदाहरण है। आपका जैव निम्नीकरण और अनिम्नीकरण, ये जो कि निस्तारण में होता है। जैव निम्नीकरण क्या होता है कि हमारा निकल रहा है, जैसे कि आपका घर का कचरा हुआ, सीवेज का जल हुआ, ये सब आ रहा है, कोई जो आपका फसल जो है या जो पेड़ पौधे हैं सड़ रहे हैं, जो हम कचरा डाल रहे हैं वो क्या होता है, लेकिन इसका निस्तारण अपने आप हो जाएगा, थोड़े दिन बाद ये अपने आप मतलब ख़त्म हो जाएगा या मिल जाएगा। जबकि अनिम्नीकरण प्रदूषक जो होगा वो क्या करेगा कि वो वातावरण में मिलता नहीं, जैसे कि प्लास्टिक हुआ, आपका थर्माकोल ग्लास वगैरह हम यूज़ करते हैं तो ये हमारे वातावरण को दूषित कर रहे हैं। तो अब हमने इस अध्याय में जाना कि हमें अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखना है, हमने पारिस्थितिकी तंत्र को जाना है, उसकी चेन को हमें कैसे मेंटेन करना है, क्योंकि पर्यावरण वह पक्ष है जिसने पृथ्वी को जीवित जगत का गौरव प्रदान किया है और पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है, ऐसा उपग्रह है जहाँ पर कि जीवन संभव है। तो हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करना है और अपनी पृथ्वी को इस तरह से रखना है कि यह हमारे जीवन जीने लायक बनी रहे। तो इस अध्ययन को या इस अध्याय को पढ़ाने में मैंने जो संदर्भ लिए हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो कि माया शुक्ला जी द्वारा रचित है और www.nimmi लर्निंग ऑनलाइन। तो आज का जो प्रशिक्षण है हमने पर्यावरण को जाना है और यह आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो आशा करती हूँ यह भविष्य में आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। धन्यवाद।